नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अंतिम अध्याय, जिससे आपको जानकर के और भी खुशी होती है। और अंतिम अध्याय है हमारा भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। हम क्या समझ रहे हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान के बीच में जो विकास के अनुभव है उनको साझा कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं और फिर विकास की तुलना यहां पर कर रहे हैं। आज इसी अध्याय में हमारा लेक्चर नंबर है 3। हम आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम बात करेंगे जनांकिकीय संकेतक। ये जनांकिकीय संकेतक क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हमारा टॉपिक है जनांकिकीय संकेतक। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा आज का हमारा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, इत्तू सा टॉपिक है। पर इत्तू से टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में पढ़ना होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है। ठीक है, तो जनांकीय संकेतक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा इस किताब का अंतिम अध्याय है। फिर इसके बाद हमारी ये पूरी जो किताब है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपके 2023-24 के सत्र के हिसाब से एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर्स हटा दिए हैं। एक तो निर्धनता का हटाया और एक और चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिया। निर्धनता वाला अपना करा हुआ है, अगर किसी को निर्धनता के ऊपर ज्यादा जानकारी चाहिए पढ़ना हो तो वो चैप्टर पढ़ सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब जो बचते हैं 8 चैप्टर बचते हैं, तो 8 के 8 इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद अपना पूरा हो जाएगा। फिर अपन जो बढ़ेंगे सांख्यिकी की तरफ, स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, अब मैंने एक किताब आपको एक साथ पूरी क्यों कराई? क्योंकि मेन बात ऐसी है कि ये वाली जो किताब है ना, एक कारण तो इस किताब को पहले कराने का मेरा ये है कि जो हमारे सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, अब सीबीएसई में एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्या है, परेशानी ये आती है कि बच्चों के 11th वाली जो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब है ना, ये उनके 12th में चलती है। ठीक है, 12th में चलती है। और जो 12th में एक व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली किताब है वो 11th में चलती है। तो ये किताब अब पूरी हो जाएगी तो सीबीएसई वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर करके इसको बड़े अच्छे से आराम पूर्वक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अब उनको लगेगा कि चलो भाई अपनी एक किताब पूरी हो गई है, अब आराम से अपन फर्स्ट चैप्टर से एक बार वापस रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे अपन वन शॉट्स भी लेकर करके आएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी लेकर करके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी लेकर करके आएंगे, और आप लोगों के लिए जल्दी एक खुशखबरी भी लेकर करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन एक बार इस किताब को पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर अपन सांख्यिकी करेंगे। तो सांख्यिकी क्या है, जो सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हैं उनके नहीं है 12th में, अपने 11th वालों के लिए तो उसको आराम से धीरे 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 करते रहेंगे। ठीक है, एक एक। अब उसमें तो क्या है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब क्या होता है, जो बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, अब आर्ट्स में ले लिया इकोनॉमिक्स में लेते ही 11th में भिड़ते आ जाती है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आते हैं न्यूमेरिकल्स और दिमाग चकरा जाता है। और मुझे कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि गुरुजी हमने मैथ से पीछा छुड़ाते छुड़ाते तो आर्ट्स ली थी कि चलो भाई मैथ से पीछा छूट जाएगा, परंतु गुरुजी यहाँ भी मैथ्स आ गई, बड़े समस्या में। परंतु उतनी डिफिकल्ट मैथ्स नहीं होती जितनी 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं। और अपने विद्यार्थी जो लर्न विषय के विद्यार्थी उनके लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो सांख्यिकी वाली किताब फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके भी वन शॉट्स, उसके भी क्वेश्चंस वो भी कवर करेंगे। तो ये अपना लास्ट चैप्टर है। और आप लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, कितने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो आज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितनी आपकी तैयारी 11th की होगी और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये 12th सीबीएसई वाले देख रहे हैं, वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज समझिए कि जब हम लोग विकास की बात करते हैं, जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक बार इस वाले टॉपिक को हटा दीजिए, इस वाले टॉपिक को बिल्कुल साइड कर दीजिए। जब हम ये कहते हैं कि विकास या डेवलपमेंट, सर्वप्रथम तो विकास या डेवलपमेंट होता क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब विकास या डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो हम ये कहते हैं कि प्रगति या सुधार की जो स्थिति होती है उसको विकास या डेवलपमेंट कहा जाता है। कि प्रोग्रेस होना या इंप्रूवमेंट कहीं पर होता है तो उसको हम विकास कहते हैं। अब जब प्रगति या सुधार की हम बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ क्षेत्र देखते हैं। कहाँ पे, जैसे अगर आज मैं कहूँ आपके पहले 10 में से 2 आते थे, आज 10 में से 8 आते हैं, मैं कहूँगा आपकी पढ़ाई में विकास हो रहा है क्योंकि आपके सुधार हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं क्षेत्रों में देखते हैं कि भैया इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस देश में विकास हुआ है, यहाँ बहुत विकास हुआ है, सड़कें बन गई है, विकास हुआ है, लोगों को रोजगार बहुत ज़्यादा मिल गया है, विकास हुआ है।
तो विकास को लेकर करके हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सूचक होते हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमारे देश ने या किसी दूसरे अन्य देश ने कितना विकास करा है, कितना डेवलपमेंट करा है। आज का जो हमारा टॉपिक है या इस किताब में या इस चैप्टर में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस आने वाले लेक्चर्स में हम यही पढ़ेंगे कि जो तीनों देश हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के उन विकास सूचकों के आधार पर, उन इंडिकेटर्स के आधार पर हम मापेंगे कि कौन सा देश कितना विकसित हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है और कौन से देश की क्या स्थिति है, वो आज हमें जानना है या इस पूरे चैप्टर में आगे जानना है। अब सूचक या इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनको समझिए। बहुत सी बार जब हम पढ़ाते हैं इंडिकेटर्स या सूचक तो बच्चों को नहीं समझ में आता कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अब आप लोग आज क्लास 11th में या 12th में हो, आप में से कोई सा ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने मोटरसाइकिल या स्कूटियाँ नहीं चलाई होंगी। ज़्यादातर बच्चे चलाते हैं, नहीं भी चलाई होंगी तो कम से कम देखा तो होगा ही आप लोगों ने कि हाँ भाई मोटरसाइकिल ऐसे चलती है, स्कूटी ऐसे चलती है। तब आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और जैसे मान लो मुझे इधर टर्न लेना है, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, आपको देखिए, मुझे इधर जैसे टर्न लेना है, राइट साइड में टर्न लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास में एक स्विच होता है, उसको मैं इधर टर्न कर दूँ। मतलब मैं जो गाड़ी के जो दोनों इंडिकेटर, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, वो दोनों इंडिकेटर्स, इधर वाले जो इंडिकेटर हैं वो जल जाएंगे। ये एक इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, एक इंडिकेशन कर रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं पीछे वाले को कि भैया अब मैं इधर जाने वाला हूं तो तू आगे निकल जाना। ये मतलब क्या करिए, एक सूचना दी हम लोगों ने कि भैया मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूं। जैसे बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं तो अपने दोस्तों को सूचना देते हैं ना, फर्स्ट का, ठीक है, सूचना दे दी ना, फर्स्ट वाले का सी ठीक है, इस प्रकार से सूचना दे देते हो। और कभी कभार कुछ एक्शन से सूचना दे देते, और वो सत्य असत्य ट्रू फॉल्स आते हैं तो कुछ दोस्त मंडली ऐसी होती है, देख भाई अंगूठा ऊपर कर दूं मतलब ट्रू और अंगूठा नीचे कर दूं मतलब फॉल्स। ये क्या सूचना दी है कि भैया ऊपर होने का मतलब है कि सत्य है और नीचे होने का मतलब है असत्य है। तो हम सूचना देने का, इंफॉर्मेशन देने का, वो हमें कुछ सूचनाएं देती है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हमारे देश में किसी अन्य देश में जो विकास हुआ है, उनकी सूचना देने वाले के साथ इतना विकास हुआ है और इतना नहीं हुआ है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इन इंडिकेटर्स पे जो हमें चर्चा करनी है, सबसे पहली जो चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों, वो करेंगे डेमोग्राफी पे। किस पे करेंगे, डेमोग्राफी पे करेंगे। डेमोग्राफी का मतलब है जो आज का हमारा टॉपिक है, जनांकीय संकेतक, ठीक है। संकेतक मतलब एक इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफी या जनांकीय मतलब क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये कवर करता है पॉपुलेशन को या जनसंख्या को बेटा, कि हमारे देश में या किसी दूसरे देश में जनसंख्या कितनी है। डेमोग्राफी क्या है या जनांकीय क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में कितने अमीर वर्ग के हैं, कितने गरीब हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, कितने नगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, कितना बिल्कुल निम्न आय कमा रहे हैं, कितना बहुत ज्यादा उच्च आय कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या, इस जनसंख्या की, इस पॉपुलेशन की पूरी स्टडी करना, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो हम इस डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि गुरुजी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, वो विकास का सूचक कैसे है। देखिए, एक अच्छी पॉपुलेशन होना ये एक अच्छा विकास का सूचक है। आज अगर हम कहें कि हमारे जो देश में है जनसंख्या जो है, इतना % जो जनसंख्या है वो शिक्षित है, ये हमारे विकास का सूचक है कि हाँ साहब हमारे देश में आज इतनी जनसंख्या शिक्षित है। हम ये कहें कि आज हमारे देश की जनसंख्या में से इतना वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा से ऊपर है और बहुत आगे निकल चुका है, बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी बात है। 80% से ऊपर जनसंख्या ऐसी है जो कि हमारे गरीबी रेखा से ऊपर, 20% के आसपास के जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये अच्छी बात है ना। आज हम कहें कि हमारे देश में इतने जो लोग हैं उनके पास रोजगार है, अच्छी बात है ना। जनसंख्या या ज्यादा कम वो तो एक मुद्दा है ही, पर उसके अलावा उस जनसंख्या की स्थिति क्या है वो भी हम लोगों को यहाँ पे जानना होता है। तो डेमोग्राफी में मतलब उस पूरे पॉपुलेशन का पूरा सारी जानकारी आप ले लो, वो डेमोग्राफी है। और इस डेमोग्राफी के लिए क्या कराया जाता है, हर 10 साल में जनगणना भी कराई जाती है, सेंसस भी हर 10 साल में कराई जाती है कि हाँ भैया आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, घर में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, बच्चे जो हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, आपके घर की जो इनकम है वो कितनी इनकम है, कितना कमा ले, तो क्या क्या सोर्सेस है। तो जनगणना के द्वारा आपकी जनसंख्या की पूरी स्टडी हो जाती है कि साहब इतनी पहले पिछले 10 सालों में हमारी ये स्थिति थी और 10 सालों में हमने ये स्थिति सुधार कर लिया। तो डेमोग्राफी जनसंख्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और किसी भी देश के लिए उस देश की जो जनसंख्या है वो वहाँ की संपत्ति है बेटा, ठीक है। आज हम लोग, हमारे देश के लिए संपत्ति है, हम अच्छा काम करेंगे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे जाएगा।
जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत आज़ाद हुआ तो मध्य रात्रि में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में कहा था कि आज की पूरी रात पूरा विश्व सो रहा है परंतु भारत जाग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े समय से इंतजार किया है। और मेरे प्यारे भारतवासियों, अब से भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मतलब सरकार की नहीं, हम सब की, एक एक व्यक्ति की। अब से जब भी भारत आगे बढ़ेगा तो जय जयकार भी भारत वालों की होगी, और अगर भारत पीछे जाएगा तो बदनामी भी भारत वालों की होगी। इसलिए अब हम सबको मिलकर करके बहुत अच्छे और बहुत बेहतर काम करने हैं। तो जनसंख्या तो संपत्ति है इस देश की, हर देश की जनसंख्या जो है वो संपत्ति है। और जैसे आप लोग तो विद्यार्थी हैं, आप तो युवा हैं, और किसी महापुरुष ने कहा है कि भैया ये जो विद्यार्थी हैं ये तो देश का भविष्य है, जो युवा शक्ति है वो तो देश का भविष्य है, उसी में हम विश्व का जो है, देश का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे हो मतलब हमारे देश का भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमारा है। परंतु मुझे बच्चों बहुत बार दुख होता है इस बात का, पर्सनली एक टीचर होने पर मैं जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ बड़ा दुख होता है कि स्कूल के जो बच्चे हैं या आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत लाइनों में जा रही है, वो गलत शौक हो गए, गलत नशे हो गए, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा लिप्त होती जा रही है। बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि पूरी जो देश की उम्मीदें हैं, जो देश की आशा है, वो युवा पीढ़ी से, आप विद्यार्थियों से टिकी हुई है। तो इन चीज़ों में ना जाए, पूरा अपना तन मन जीवन जो है देश को, राष्ट्र को समर्पित करें, पूरी ईमानदारी से पढ़ें और अच्छा काम कर करके देश को आगे ले जाने का काम करें। तो डेमोग्राफी, जनसंख्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आज के लेक्चर में इसको और भी चर्चा में करेंगे, तो इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा हमें बात करना है बेटा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यह आप बड़े अच्छे से आप सभी जानते हैं कि एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। मतलब भारत की जो राजनीतिक सीमा है, पूरे भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं बन रही है, अंतिम वस्तु वह होती है जिनका उपभोक्ता इस्तेमाल कर ले, मतलब वो आगे किसी चीज उत्पादन के लिए काम ना आए, उसको अंतिम वस्तु, फाइनल गुड कहा जाता है। और जिस बाजार मूल्य पर उसको बेचा जाएगा उसको जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। रोजगार मिलने का अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो आय है वो आ रही होगी, और उस आय से उनका जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर बेहतर हो रहा होगा। नो डाउट, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जीडीपी बढ़ना एक अच्छा सूचक है। और आज हम लोग जैसे देखते हैं कि भैया जो चाइना की जीडीपी है वो लगभग 16% जीडीपी, मतलब पूरे विश्व में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 16% उत्पादन चाइना में हो रहा है। भारत की जीडीपी 3% के आसपास है, ठीक है। तो इन दोनों देशों की जो जीडीपी है वो एक अच्छे स्तर पे जीडीपी चल रही है। तो मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं। भारत का दुनिया में चौथे या पांचवें नंबर पे स्थान आता है जीडीपी के मामले में। तो ये बड़े गर्व की बात है, ठीक है, कि हम लगातार निरंतर क्या है, ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो विकास के लिए एक जो इंडिकेटर है वो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी जो है, जीडीपी में एक चीज आप और अगर इसमें सोचना चाहे, विचार करना चाहे, तो वो क्या है, वो ये भी है बच्चों कि जीडीपी में क्या होता है, जनरली ये करा जाता है कि जो बाहर से कंपनियां उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप गुड्स बनाइए और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करिए। अब बाहर से अगर कोई कंपनी आ रही है तो वो तभी आती है जब वहाँ के देश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, वहाँ के देश के लोग अच्छे हों, तभी वहाँ आती है। अगर हमारे देश में बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका तो ये भी है कि बाहर के देशों के लोगों की पहली पसंद भारत है कि भाई वहाँ भारत में जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जीडीपी बढ़ना भी हमारा विकास का कहीं ना कहीं सूचक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना हमारा विकास का सूचक है। इस पर भी हम चर्चा आगे के लेक्चर में करेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं तीसरे स्तर पर बात करूँ, तीसरा आता है बच्चों मानव विकास। हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये क्या है सर? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है बच्चों, हम सभी एक मानव के रूप में हमने जन्म लिया, ईश्वर ने हमें मानव बनाया, मनुष्य बनाया, बहुत अच्छी बात है। परंतु इस मानव का विकास किस प्रकार से हो सकता है?
इस मानव का जो विकास हो सकता है वो शिक्षा से ही हो सकता है, एजुकेशन से ही हो सकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान है, ठीक है, क्योंकि पशु के पास भी ज्ञान नहीं होता, और अगर हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे पास भी ज्ञान नहीं होगा। तो शिक्षा, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो मानव के विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, और इसके अलावा जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसको मिले। तो हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, वो हम चर्चा करेंगे। चीन में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, हमारी कैसी है, वहां पे कितने लोगों के पास आवास है, हमारे लोगों के कितने के पास आवास है, हमारे देश में कितने लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है, वहां पे कितने लोगों को 2 वक्त का, मतलब इस प्रकार से कि जो मानव का विकास है वो कितना हुआ। और अगर एक मानव का विकास कर करके उसको, मानव को हम पूंजी बना लेते हैं, मतलब उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देकर करके हमने बहुत गजब का व्यक्ति बना दिया है, बिल्कुल उस व्यक्ति को तैयार कर दिया है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, देश के लिए ही ज्यादा काम कर करके देश को आगे लेकर करके जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, ठीक है, फिर कल को आप आईएएस बन गए। अब आईएएस बन गए तो आपने पढ़ा है कि हाँ साहब मैंने उस वाली किताब में ये वाला पढ़ा था, ऐसी चीज मैं यहाँ पे लागू करता हूँ और इस प्रकार से बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। आप पढ़े, आप पूंजी हो देश के लिए, आप देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मानव पे जब इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाता है तो वो मानव पूंजी बन करके हमारे सामने आती है। और ये चीजें जो है आपने क्लास 9th में पढ़ी है कि मानव विकास क्या होता है, मानव पूंजी क्या है, और ये मानव विकास किस प्रकार से देश के विकास में योगदान देता है, वो हम लोगों को जानना है। तो अभी तक लेक्चर 2 तक हम लोगों ने सिर्फ बात करी थी, परिचय की बात करी थी। उसके बाद विकास पथ पर चीन और पाकिस्तान की क्या नीतियां रही हैं, और भारत की तो नीतियां आप पूरी इस किताब में पढ़ते हुए आई ही हैं, ठीक है, पूरी नीतियां पढ़ते हुए आई हैं। और उसके बाद आज आप जनांकी के संकेतक, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ लेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में पढ़ लेंगे आगे वाले लेक्चर में। फिर उसके आगे वाले लेक्चर में आप मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। मतलब यहां तक आप सभी इन जो तीनों देश हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, इन तीनों देशों की जो विकास की जो तुलना है, विकासात्मक जो गतिविधियां है, वो गतिविधियां आप जान लेंगे, वो पहचान लेंगे। अब पूरा पहचानने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक विश्लेषण करना है। हमें एक विश्लेषण करना है कि कहां की जो नीति है वो नीति सफल हुई, कहां क्या कमियां रही, वो हम लोग जानेंगे। एक जो फाइनल जो एक एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस अपन लोगों को करना है, एक विश्लेषण जो है वो अपन को करना है। तो ये इंडिकेटर्स हैं बेटा, ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स से हम विकास का पता लगाते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो जनांकी के संकेतक, डेमोग्राफी या जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप सोचोगे सर ये तो आप आगे ही बता देते, आज क्यों बताया? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो एक आपको चार्ट बनवा दिया ना, इससे अब आपके दिमाग में याद रहेगा कि हाँ साहब इंडिकेटर्स में सर ने ये बताया था, 3 इंडिकेटरों पर चर्चा करनी है, डेमोग्राफी पे करनी है, जीडीपी पे करनी है और ह्यूमन डेवलपमेंट पे करनी है। ठीक है, इन 3 पर चर्चा करनी है। डेमोग्राफी ये होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट ये है, जीडीपी हमारा ये है। ठीक है, तो तीनों का और थोड़ा थोड़ा तीनों का लिंक है। डेमोग्राफी जनसंख्या कैसी है, उस जनसंख्या का ही हमें क्या है, मानव विकास करना उसका, और उसी से फिर जीडीपी हमारे पास बेहतर आएगी ही आएगी। चलिए, यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी। हम भारत में कुछ जनांकी के संकेतों की तुलना करेंगे। देखो, अगर विश्व की जनसंख्या पर हम लोग थोड़ी सी नजर डालें और ये जानने की भाई विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है, तो टोटल जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन देखते हैं और उस वर्ल्ड पॉपुलेशन में हर 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति तो भारतीय है, इंडियन है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो चाइनीज है। मतलब आप ये सोचिए कि हर 6 व्यक्तियों में से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भारत का और एक चाइना का है। मतलब पूरे विश्व में हर 6 व्यक्ति में से 1 भारतीय पूरे विश्व में रह रहा है। ठीक है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है। और कुछ समय पहले तक चाइना की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, पर अब तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या के पर विचार करें तो प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से, हर 6 व्यक्तियों में से 1 तो भारतीय है और दूसरा चीनी है। अब हम भारत के कुछ जनांकी के जो संकेतक है उनकी तुलना करेंगे, डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर्स है उनकी तुलना करेंगे। ये तस्वीर आपको जनसंख्या के रूप में दर्शाई गई है। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। ठीक है, तो चीन और भारत की तो जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे चीन। पहले कुछ समय पहले उल्टा हुआ करता था, चीन पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे भारत। परंतु जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो बहुत कम है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, और कम इतनी है
कि आप इंडिया और चीन की जो जनसंख्या उसका 10वां भाग है, ठीक है। इंडिया और चीन की जनसंख्या का 10वां भाग है। मतलब जैसे मान लो कि अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100 लोग है तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 10 लोग है, ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 लोग हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की शायद अभी हाल फिलहाल में तो जो जनसंख्या होगी वो लगभग 22 करोड़ के आसपास होगी, 22 करोड़ के ही, हाँ 22 से 25 करोड़ ही है, ज़्यादा जनसंख्या पाकिस्तान की नहीं है। और भारत की तो जैसे शायद 140 करोड़ के आसपास है, और इसी के आसपास थोड़ी सी चाइना की है, थोड़ा सा पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जनसंख्या कम है और भारत और चीन का लगभग 10वां भाग है। यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए इन तीनों में अगर देखें तो चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या का घनत्व ये क्या होता है गुरुजी? जनसंख्या का घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या तो आप ये समझते ही कि जन की जो संख्या है, मतलब जो मानव जितने भी उस देश में रहते हैं उनकी कितने काउंटिंग है वो। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। पूरे देश में कितने लोग रहते हैं वो तो जनसंख्या है, पर देश के हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो 1 किलोमीटर में हजारों की संख्या में 2000 2500 लोग रहते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप कुछ जैसे त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश इधर की तरफ देखेंगे तो 1 किलोमीटर में 30 लोग 35 लोग 40 लोग इतना भी है हमारा। तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अब ये ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने का अर्थ क्या है कि भैया वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या जो है वो लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर रह रहे हैं, हो सकता है वहां का विकास ज्यादा हो रखा हो या वहां के पे रहने की जो सुविधा हो वो हो। तो इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अब तीनों देशों में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहां पर है? चीन में है। क्यों? एक इसका कारण यह भी है कि इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखो कितना बड़ा जो है वो फैलावा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना बड़ा फैलावा क्षेत्र है। तो आराम से खुले में रह सकते हो, और तू उधर जा रहे तू उधर जा रहे, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कम है वो चीन का है। सारणी 8.1, अभी ये सारणी टेबल में आपको दिखाऊंगा। दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है। अब देखो पाकिस्तान में लगातार क्या हो रहा है, जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, जो बढ़ने की स्पीड है वो तो सबसे अधिक है। उसके बाद भी भारत और चीन का स्थान आता है। मतलब देखो जो जनसंख्या बढ़ने की जो स्पीड है, अभी हम देखेंगे प्रजनन जो दर है वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप देखें कि नॉर्मली अब जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू इंडिया और चाइना, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना लगातार, वो तेजी से किसकी बढ़ रही है? पाकिस्तान की बढ़ रही है। परंतु आज भी भारत और चाइना की ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब देखिए ये टेबल को आप देखिए, इस टेबल को बड़े अच्छे से अपन समझते हैं। सबसे ऊपर भारत, फिर चीन, फिर पाकिस्तान। ये जो आंकड़े हैं ये विश्व विकास सूचक 2019 के द्वारा दिए गए हैं। अनुमानित जनसंख्या मिलियंस में है 2018 में बता रहा कि अनुमानित जनसंख्या कितनी हो सकती है? 1352 मिलियन। कितना बोल रखा है? 1352 मिलियन का मतलब हो गया 1352 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं बच्चों 10 लाख, तो अपन इसको कर देते हैं गुणा 1,35,20,00,000, मतलब 135 करोड़ यहां पर आप कह सकते हो। तो 135 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत की है। इसमें फिर चाइना की देखें तो 1393 मिलियन, 1393 मिलियन। तो यहां पर तो देखो अभी जो है वो चाइना की ज्यादा, मतलब चाइना की इतनी है 1393, यहां पर हमारी 1,35 करोड़ है, उनकी 1,39 करोड़ है, 2018 की अनुमानित है। और इनकी 212 मिलियन है। 212 मिलियन का मतलब हो गया इनका 21 करोड़ 20 लाख, ठीक है। लगभग 21 करोड़ ही इनकी जनसंख्या है। जनसंख्या की वार्षिक संवृद्धि 2018 के हिसाब से, जनसंख्या में वार्षिक संवृद्धि मतलब हर साल कितनी बढ़ोतरी हो रही है वो देखो। इंडिया में हो रही है 1.03%। कितनी हो रही है? 1.03%। चीन में कितनी हो रही है? 0.46%। और पाकिस्तान में कितनी हो रही है?
0.5%। मतलब पाकिस्तान में जो जनसंख्या बढ़ने की स्पीड है वो तेज है, चीन में सबसे कम है और भारत में उसके बाद है। तो जनसंख्या बढ़ने में सबसे पहला नंबर किसका है? पाकिस्तान का, दूसरे पे भारत का और तीसरे पे चाइना का है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 2018, ठीक है। अब एक एक किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो देखते हैं। भारत में 1 किलोमीटर में लगभग 455 लोग रहते हैं, ठीक है। 455 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। चीन में कितने रहते हैं? 148 लोग रहते हैं। पाकिस्तान में कितने हैं? 275 है। अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? भारत है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और जनसंख्या के घनत्व के मामले में चाइना सबसे पीछे है। अब बात कर लेते हैं लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की। 2018 के अनुसार सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति 1000 लड़कों पर, हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। अब भारत में देखें तो 924 हजार लड़के हैं और 1000 लड़कों की तुलना में 924 लड़कियां हैं। फिर चाइना की बात करें तो चाइना में 949 लड़कियां हैं, मतलब हर 1000 लड़कों पे 949 लड़कियां हैं, 949 लड़कियां हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 1000 लड़कों की तुलना में 943 लड़कियां हैं। लिंग अनुपात में देखें तो सबसे पहला स्थान जो है वो चाइना का है, दूसरा स्थान पाकिस्तान का है और तीसरा स्थान भारत का है। अब प्रजनन दर, ठीक है, प्रजनन दर की बात कर लेते हैं तो 2.2 भारत की है, 1.7 चीन की है और 3.6 पाकिस्तान की है। तो इसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान है। मतलब प्रजनन दर 2017 के हिसाब से यह है कि जो बच्चे जन्म लेने की जो दर है, जो रिप्रोडक्टिव जो रेट है उसका बारे में बता रखा है। एक पहले पे दिए, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे चीन। अब नगरीकरण की बात करें 2018 में, नगरीकरण का मतलब यह है कि वहां पे कितनी प्रतिशत जो आबादी है वो नगरों में रह रही है। अगर हम बात करें इंडिया के 34% लोग हैं जो नगरों में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 66% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। चाइना की बात करूं तो 59% लोग हैं जो नगरों में रहते हैं, मतलब 41% लोग ही गांवों में रहते हैं। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 37% लोग नगरों में रहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो नगरीकरण सबसे ज्यादा चाइना में, फिर पाकिस्तान में और फिर भारत में। देखिए अब ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े 2018 तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में अगर देखें तो काफी बदलाव भी हुए होंगे, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से आप देख लीजिए बदलाव है, लिंग अनुपात में बदलाव हुए हैं, नगरीकरण में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। और भारत का नगरीकरण अगर कम है उसमें मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि भारत है ना, भारत महात्मा गांधी जी को मानने वाला देश है और महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। तो हमने गांव का विकास इस प्रकार से करा है कि वहाँ पे लोग अच्छे से अपना जीवन बिता सके, ठीक है, बेहतर जीवन जी सके। तो इसलिए ग्रामीण एरिया भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी। अब चीन की जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कम हुई है, ठीक है। उसके पीछे कुछ विद्वानों का ये मानना है कि 1970 के अंत में एक संतान नीति लागू करी गई थी। चाइना की सरकारों ने ये कहा कि एक ही बच्चा पैदा करें, ठीक है, दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए, एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए। और एक बच्चा पैदा होने से क्या है, उनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती गई। फिर बाद में सरकार ने ये जो वाली नीति है, ये वाली जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को सरकार ने हटा दिया क्योंकि एक तो इससे सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा था। सोशल स्ट्रक्चर क्यों? जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई तो उसके कोई भाई नहीं है, लड़का पैदा हो गया तो उसके कोई बहन नहीं है, तो बहन भाई का तो सिस्टम मतलब रिवाज ही खत्म हो जाता कि कोई पूछता भाई सगे बहन भाई, बोले नहीं साहब 80 के बाद वाले हम, हमारे सगे बहन भाई नहीं है, हम इंडिविजुअल ही है। तो वो ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। और पेरेंट्स एटलीस्ट 2 की तो रहती तो ठीक था, परंतु एक एक ही कर करके जनसंख्या भी कम होगी। उनका यह भी कहना है कि इसके कारण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई है। और उनका यह भी मानना है कि लिंगानुपात में भी इससे गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि जब एक ही बच्चा पैदा हो जाता तो फिर अगर लड़का पैदा हो गया है तो फिर लड़की का ऑप्शन बचता नहीं था क्योंकि एक ही बच्चा पैदा करना था। तो ऐसा, परंतु सारणी से आपको पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। आप परंतु अगर आप इस सारणी में देखें तो लिंगानुपात जो है वो महिलाओं के विपक्ष में ही था, ठीक है। और महिलाओं के विपक्ष का मतलब क्या है कि हर जगह अगर आप देखें ना तो 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी है वो था। कहीं पर भी ये नहीं था कि 1000 से ज्यादा लड़कियां हो, लड़के 1000 है और लड़कियां ज्यादा, ऐसा नहीं था। सारी जगह लड़कियां कमी थी, 924, 958, 937 इस प्रकार से कम था। और पूर्वाग्रह से युक्त था, मतलब
जो पुरानी सोच है कि हाँ बेटियों को पैदा नहीं होने देना चाहिए, ऐसी सोच का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला। परंतु अब तीनों ही देश इन स्थितियों को सुधारना चाहते हैं। जैसे कि भारत ने तो अब जो लिंग परीक्षण है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और उसका लिंग परीक्षण कराया जाए तो उसको कानूनी अपराध भारत सरकार ने घोषित कर दिया है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी परिवार का व्यक्ति महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं कराएगा। ठीक है। उसके बाद सरकारों ने बेटियों के जन्म पर, बेटियों के जन्म को जन्मोत्सव बनाने के उत्सव के हिसाब से अनेकों योजनाएं सरकारों ने अलग अलग समय पर चलाई। जैसे कि अभी की जो माननीय सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई कि बेटियों को पढ़ाई बचाइए और फिर उनको पढ़ाइए, उनके लिए सरकार योजना दे रही है। कहीं कहीं पर सरकार ने सुकन्या योजना सरकार ने चला रखी है। तो इस प्रकार से बेटियों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहन जो है सरकारों के द्वारा भी समय समय पर दिया गया है। भारत की सरकार की ये चीज़ देखिए आप, सरकार गलत करने वालों को दंड तो देगी, उसमें तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं, वो 100% करेगी, परंतु सरकार प्रेम से भी समझाने की कोशिश। देखो बेटियों को आने दो, प्रोत्साहन, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। एक संतान नीति और उसे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। अब एक संतान नीति और उसे लागू करने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थम गई और उसके अन्य प्रभाव भी देखने को मिले। उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। अब देखिए, अगर देखें इसका प्रभाव क्या हुआ एक संतान लाने का, इस नीति को लाने का, तो हुआ ये है कि अब समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना में युवा की तुलना में जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिले कि हाँ साहब ये भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़े हो गए। ठीक है, तो फिर सरकार ने बोला भाई कम से कम 2 पैदा करो, नहीं तो ये तो पूरा चीन ही बूढ़ा हो जाएगा। उत्पादन करेगा कौन, फिर कौन काम धंधा करेगा। चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। तो चीन में जो प्रजनन दर है वो सबसे कम चीन में है और सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में है। ये टेबल फिर से दिखाई, मैंने आपको वैसे पूरी समझा दी है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति के 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पर रिपीटेशन हुआ नहीं है, मैंने एक्चुअल में रिपीटेशन करवाया है। वो करवाया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो टेबल है, अब इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जैसे प्रजनन दर है तो प्रजनन दर में देखिए सबसे जो कम है वो किसकी है, चीन की है, और सबसे जो ज़्यादा है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की बहुत अधिक है। इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये जो टेबल है, इस टेबल ने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।